नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। काफी दिनों से आप लोगों को इंतजार था कि लेक्चर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जो है हेल्थ डाउन थी, इसलिए मैं लेक्चर नहीं बना पाया था, लेकिन अब जो है लेक्चर रेगुलर रहेंगे। फरवरी मंथ में हमारे जितने भी लेक्चर बाकी हैं उसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी साथीगण, जो भी जूनियर हैं, सीनियर हैं, इस लेक्चर को देखते हैं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जब भी इस लेक्चर को देखें तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात होती है आप लोग उसको नोट डाउन जरूर करें। पीआईबी न्यूज एनालिसिस डायरेक्टली आपको एग्जाम में तो पूछने को नहीं मिलती है, लेकिन क्या इसका एग्जाम में कोई हेल्प है? क्या यहां से कोई क्वेश्चन आते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि जब भी आप किसी अच्छे एग्जाम को देते हैं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स, किसी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को, या फिर कोई अदर ऐसा एग्जाम है जो कि एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अपने सामने लेकर आता है, तो फिर वहां पर ये पीआईबी न्यूज एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। जब भी मेंस आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं यूपीएससी के अंदर या फिर पीसीएस के अंदर, वहां पर आप लोगों को बहुत जबरदस्त हेल्प करता है अपने आंसर को और ज्यादा एनरिच करने के लिए। तो चलिए फरवरी मंथ के करंट अफेयर को हम लोग कवर कर लेते हैं और जितने भी हमारे लेक्चर अभी चल रहे हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड वीक को कवर करते हैं, 8 से लेकर 14 फरवरी तक हम लोग पीआईबी को कवर कर लेते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021, इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम आईडी है। यहां पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लेक्चर की नोटिफिकेशन होती है आप लोग को यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन लेक्चर को। सबसे पहले कि जो भी टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो रिसेंटली तुर्की है, यानी कि तुर्की के अंदर, तुर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया था, तो टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया और बहुत ज्यादा जो है वो हानि हुई। क्या रीजंस इसके पीछे रहे हैं और वाकई में अर्थक्वेक आते क्यों हैं, ये हम लोग जानेंगे इसमें। उसके बाद में देखेंगे कि असम जो है उसने रिसेंटली चाइल्ड मैरिज के लिए कुछ लॉज जो है वो बनाए हैं, लेकिन इनका कानून कहता क्या है, क्या कहता है असम का कानून, वो हम लोग जानेंगे। और हाल ही में असम के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो बना दिए गए हैं गुलाब चंद कटारिया, जो कि राजस्थान से एक एमएलए हैं, और अब जो है उनको राजनीति से संन्यास उनका पूरे तरीके से हो चुका है। अब वो असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बायलैटरल टाइज की इंडिया और कतर के बीच में, क्योंकि हमको अब गल्फ कंट्रीज जो है इनका काफी सपोर्ट मिल रहा है। गल्फ कंट्रीज से हम लोग जितना भी फ्यूल होता है इसको इंपोर्ट करते हैं, और खास तौर पर हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक धीरे धीरे हम लोग अब रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं उन पर हम लोग डिपेंड होना शुरू कर दें। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 356 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट मैं कमीशंस आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वाकई में आर्टिकल 356 जो है इसका मिसयूज हो सकता है या होता रहेगा आगे भी। 356 क्यों लगाया जाता है, ये तमाम बातें हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संसद में बोलने की आजादी की सीमा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिसेंटली क्या फैसला दिया है उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तुर्की के अंदर भारी तबाही हुई है और रिसेंटली एक अर्थक्वेक जो है वो रिएक्टर पैमाने पर लगभग 7 के आसपास यहां पर देखने को मिला है। रिएक्टर स्केल जो है वो बेसिकली मेजर करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी का वो अर्थक्वेक आया है, उसको मेजर करता है ताकि ये पता लगाया जा सके। हो सकता है कि भूकंप वापस अपने आप को रिपीट करे, अर्थक्वेक अपने आप को रिपीट करे। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं तो हम लोग उसकी कैलकुलेशन पॉइंट में करते हैं, जैसे 7.1, 7.2, 7.3। तो 0 से ये कैलकुलेशन स्टार्ट होती है और लगभग 9 तक चलती है। तो जब भी हम लोग पॉइंट्स में बात करते हैं तो पिछला पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट 7.3 देख रहे हैं, ये 7.2 देख रहे हैं, तो ये इससे 10 टाइम्स जो है, 10 गुना जो है वो ज्यादा होता है। आपको 1 टाइम दिख रहा होगा, लेकिन ये 10 टाइम जो है ज्यादा होता है हमेशा। और रिएक्टर पैमाने पर हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तुर्की जो है वो साउथ ईस्टर्न जो तुर्की वाला रीजन है, सीरिया के पास में, वहां पर 7.8 तीव्रता का जो है भूकंप आया है। अब यहां पर 7.8 लिखा है, अगर यहां पर मान लीजिए 7 भी लिखा होता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि दोनों के बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस होता है। हमेशा जब भी कोई पॉइंट्स के अंदर वैल्यू इंक्रीज होती है तो फिर वो 10 टाइम जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, आप लोगों ने एक थ्योरी जो है वो पढ़ रखी होगी। हम लोग एक थ्योरी की बात करते हैं, जैसे अर्थक्वेक आते क्यों हैं, अगर उस थ्योरी की हम लोग बात करें तो थ्योरी के लिए मैं आप लोगों को कुछ जो है वो कंसेप्ट देता हूं। जैसे आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो पढ़ी होगी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर वाली, वो पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, फिर प्लेट टेक्टोनिक आप लोगों ने पढ़ा होगा,
प्लेट टेक्टोनिक जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जितनी भी बड़ी मेजर प्लेटेट्स हैं, मेजर जितनी भी प्लेट्स हैं वो आपस में मूव करती हैं, और मूव करने के कारण उनके अंदर हमेशा कोई ना कोई वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होते हैं। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मेजर जो रीजन है वो प्लेट टेक्टोनिक है, और उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो अर्थक्वेक हमारे पास में है। तो अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक ये इसका प्लेट टेक्टोनिक का बाय प्रोडक्ट है। अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनोज हुए, ये सब जो है इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। प्लेट टेक्टोनिक में अगर हम लोग तुर्की की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अफ्रीकन प्लेट जो है वो मूव कर रही होगी। अफ्रीकन प्लेट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मूव कर रही होगी। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टूटने से बना है, और जब भी कोई प्लेट मूव करती है तो उसके एक किनारे पर फोल्डेड माउंट जो है वो बन जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में आप लोग जाएंगे तो रॉकीज जो माउंटेन रेंज है वो उसके वेस्टर्न साइड है, जो कि प्लेट के मूव करने के कारण उस समय फोल्ड होने से बना है, और ऐसे ही बहुत सारे फोल्ड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले शैलो अर्थक्वेक है। द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक वाज जस्ट 11 माइल्स अराउंड द 18 किलोमीटर beneath the earth's surface, making it one of the most damaging earthquake। यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला अर्थ के नीचे जो है वो ये भी सेंटर ऑफ अर्थक्वेक जो है वो रिसेंटली देखा गया है तुर्की के अंदर, और जिसने पृथ्वी के ऊपर यानी कि ये जो क्रस्ट होती है इसके ऊपर भारी तबाही जो है वो मचाई है। ठीक है, नॉन एनफोर्समेंट ऑफ सेफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड नॉन एडरेंस टू सिस्मिक बिल्डिंग कोड्स। तो बेसिकली सिस्मिक जो वेव्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास में जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें जो है पेंटोग्राफ लगा रहता है, मतलब इस पेन जो है वो लगा रहता है। बेसिकली एक पेन, एक स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे पेन लगा रहता है, और वो एक कागज पर जो है पेपर पर वो ड्रॉ करता रहता है ना, जैसे हम लोग हार्ट बीट को काउंट करते हैं ना, ईसीजी वगैरह जब होती है, तो ठीक वैसे ही वो भी अर्थक्वेक की ईसीजी जो है वो उसको बनाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ईसीजी इसकी फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। तो सुरक्षित भवन निर्माण का गैर प्रवर्तन और भूकंपीय भवन कोडों का पालन न करने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो जान माल की हानि हुई है। तुर्की जो कि सीरिया के साथ में टच होता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो हानि देखी गई है, और सबसे ज्यादा चुनौतियां वहीं पे हैं। बहुत लोगों की जो है जो जाने गई हैं। अगर हम लोग सैटेलाइट इमेजिंग का इसमें मदद लें तो सड़क है, पुल है, इमारतें हैं, इनका मानचित्र जो है मैपिंग की गई, तो ये पता लगा कि वाकई में बहुत ज्यादा जो है वो हानि हुई है, लेकिन फिर भी भारत के द्वारा भी यहां पर कई सारी फोर्सेस जो है वो भेजी गई थी। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि तुर्की में बचाव ऑपरेशन जो है वो भारत के द्वारा कौन सा चलाया गया था? तो भारत ने एक ऑपरेशन जो है वो चलाया था, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो रडार उपग्रह इमेजिंग जानकारी जो है वो पूरक होंगे, क्योंकि वे रात में और बादलों के माध्यम से छवि भूस्खलन, बेसिकली देखिए यहां पर पढ़िए आप लोग इंग्लिश के अंदर, रडार सैटेलाइट विल कॉम्प्लीमेंट द इमेजिंग इंफॉर्मेशन एज द आल्सो ऑपरेट एट नाइट एंड थ्रो क्लाउड्स इमेज लैंडस्लाइड्स एंड इवन वेरी चेंजेस इन द एल्टीट्यूड। तो बेसिकली जब क्रस्ट की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल प्लेन सरफेस भी होती है, माउंटेन्स भी होती है, तो उनके अंदर लैंडस्लाइड होने से बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो देखा गया, और ये पूरा का पूरा रडार जो उपग्रह होता है इसकी मदद से ये पूरा का पूरा जनरेट किया गया है। फिर जनरेटिंग मैप्स बनाए जाएंगे कि वाकई में कितना नुकसान हुआ है, पहले की जो कंडीशन थी और बाद में कंडीशन क्या रही है। तो इमेजेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंपैक्ट ऑफ चेंज, मैप्स ऑफ रेस्क्यू वर्कर, फ्लड अलर्ट मैप फॉर पब्लिक एंड मैपिंग ऑफ बर्न ऑफ फ्लडेड एरिया इन द डैमेज एस्टिमेट फॉर डिसीजन मेकर्स। तो जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बचाव के लिए जितने भी कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, उनके लिए मैप बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था कि आखिरकार उनको किस तरफ जो है वो मदद का रुख करना चाहिए। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर डिजास्टर, तो डिजास्टर जब हो चुका है, भारत के द्वारा मदद जो है तुर्की के अंदर पहुंचाई गई। वैसे अगर देखिए, अगर हम लोग एनिमी की बात करें, तो सबसे पहले जो है वो चाइना काउंट होता है, उसके बाद में पाक काउंट होता है, और थर्ड नंबर पे जो है टर्की का ही नंबर आता है, क्योंकि टर्की के जो महाशय राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कई सारे भारत के खिलाफ जो है भाषण भी दिए थे, और टर्की जो है वो हमारे एनिमी के अंदर थर्ड पोजीशन पर आता है। लेकिन भारत जो है वो हमेशा वसुदेव कुटुंबकम उसकी
जो है रणनीति को फॉलो करता है, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए भारत ने जो है वो तुर्की के अंदर सहायता पहुंचाई, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि मानवीय सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है, चाहे फिर वो दुश्मन देश के अंदर ही क्यों ना हो। आज अगर मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर कोई क्राइसिस होता है, तो भारत जो है अपनी हर संभव प्रयास करता है, हो सकता है कि फूड ग्रेन्स जो है वहां पर भिजवाए, कुछ भी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो संभव हो पाया है सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से, जहां पर बहुत सारे मैप्स को जो है वो बनाया गया है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है इसकी निगरानी के लिए प्रमुख आपदाओं, जैसे 2021 में हेती के अंदर हुआ था, 2019 में जो है बैरूत के अंदर हुआ था। तो उसके बाद से टर्की को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए था, लेकिन टर्की के अंदर जो कंस्ट्रक्शंस जो घरों के चल रहे थे वो उस प्रकार से नहीं थे कि घर जो है वो अर्थक्वेक के सामने टिक पाए। ठीक है, तो तुर्की की बात करें तो डिजास्टर इंडियाज प्रोएक्टिवनेस इन डिजास्टर रिलीफ, तो भारत ने तुर्की के अंदर हेल्प की है। तो भारत की एक सेना चिकित्सा दल जो है, राष्ट्रीय आपदा राहत बल एनडीआरएफ जिसको हम लोग कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, वो जो है कहां पर पहुंची 2023 के अंदर, रिसेंटली तुर्की के अंदर पहुंची है। लेकिन तुर्की एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है। नेपाल में जब 2015 के अंदर भी कोई परेशानी हुई थी, तो फिर भी हमने वहां पर जो है वो अपनी सेनाओं को तैनात किया था। तो भारत हर तरफ से जो है वो अपने पड़ोसी देशों और खास तौर पर जिन भी देशों में समस्या है वहां पर हेल्प करता है। 2011 के अंदर जब सुनामी आई थी जापान के अंदर, तो जापान के अंदर भी एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पर 46 मेंबर्स को भेजा गया था, और यह उनका पहला विदेशी ऑपरेशन जो है 2011 के अंदर हुआ था। तो जब सुनामी आई थी तो वहां का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था जापान का, लेकिन फिर भी भारत जो है वो पीछे नहीं हटा, वहां पर रेस्क्यू फोर्सेज जो है वो भारत ने भिजवाई थी। श्रीलंका की बात करें तो ऑपरेशन रेनबो, और श्रीलंका के अंदर 2004 में भारत ने ऑपरेशन रेनबो चलाया, और उसके तहत अभियान जो है वो कई घंटों तक श्रीलंका के अंदर चलाया गया था, वो भी सुनामी का शिकार हो चुका था। तो बेसिकली ये आपदा नहीं है, बल्कि आपदा के लिए तैयारी की कमी है जो मारती है। इस प्रकार आपदा तैयारी आपदा प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस अगर पॉइंट को हम लोग को समझना है, तो कहते हैं कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है, पहले से ही कुआं खोद के जो है वो रखना चाहिए। इन दिस कंडीशन हम लोग को ये समझना चाहिए कि टर्की के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कभी भी अर्थक्वेक को सहन कर पाए, उसके अंदर वर्क कर पाए, ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वहां पर नहीं हुआ है। इसीलिए भारत भी जो है अब इस और आगे कदम उठा रहा है कि भारत के अंदर जो अर्थक्वेक सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर हर संभव ऐसे कंस्ट्रक्शन किए जाएं जिसमें कोई भी नुकसान ना हो। चलिए एक जबरदस्त आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि असम ने एक बहुत अच्छा एक कानून बनाया है, उस कानून के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। असम हमेशा कोई नए कानून बनाने के लिए चर्चा में रहता है। असम ने पहले भी एक ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत असम के अंदर जितने भी मदरसे थे उनको बंद कर दिया गया था। वहां पर जितने भी संस्कृत विद्यालय थे, संस्कृत के जितने भी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स। समझ रहे हैं आप लोग? तो असम हमेशा नए कानूनों को बनाने के लिए चर्चा में रहता है, और रिसेंटली बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर होती है, उसके बाद असम का नंबर आता है, फिर भी वहां पर कानून जो है वो हिमंता बिश्वा के द्वारा बनाया गया है। और रिसेंटली असम के अंदर एक नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, गुलाब चंद कटारिया रिसेंटली वहां के गवर्नर जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि वाकई में डेटा क्या है चाइल्ड मैरिज का, और चाइल्ड मैरिज क्या वाकई में अभी भी उन स्टेट्स के अंदर हैं, और उन स्टेट्स के उन बैकवर्ड एरियाज के अंदर हैं जहां पर आज भी लोग अपनी ट्रेडिशनल थिंकिंग के साथ में, पुरानी सोच के साथ में जो है ये बाल विवाह करते हैं। तो असम राज्य में बाल विवाह राज्यव्यापी कार्रवाई में 2000 से अधिक लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान बताते हैं कि भारत में 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से की उम्र से पहले ही जो है वो हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा देना चाहूंगा आप लोगों को, वैसे है हमारे परिवार का ही। हमारे जो नाना जी हैं उनकी बचपन में शादी कर दी गई थी जब वो महज और महज 6 साल के थे। जिस लड़के से उनकी शादी की गई थी वो एक बीमारी थी, डिजीज थी, उसे सफर कर रही थी, और जब शादी हुई उसके लगभग 1 साल बाद ही वो लड़की जो है वो खत्म भी हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। अभी इन दिस कंडीशन, तो अब हमारे जो नाना जी थे उनका वापस से जो है शादी होना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो खुद बताते हैं कि यार बचपन में कर दिया था शादी, तो अब बाद में कोई शादी नहीं करता, बोला यार इनकी तो वाइफ ही एक्सपायर हो गई है, क्योंकि मैं तो कुछ समझता ही नहीं था। तो वो खुद बताते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मेरी जो है शादी हुई, बड़े होने के बाद, समझदार होने के बाद, फिर जो है 23-24 साल की उम्र में जो है मेरी शादी की गई थी।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जब बचपन में शादी कर दी जाती है तो बाद में जब समझदार होते हैं तो हो सकता है कि दोनों के बीच में वो कोरिलेशन ना रहे, या फिर किसी की डेथ हो जाए, या कई बार किसी की डिजीज होती है तो जानबूझकर जो है शादी करवा दी जाती है। तो भारत के अंदर लगभग 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 साल से पहले की उम्र में हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार असम में 44% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के आंकड़े 47%, 46%, 43% थे। मतलब राजस्थान ने तो ये मान के चलिए कि आखा तीज एक होती है लगभग फरवरी मार्च के आसपास, तो उस समय जो है राजस्थान के अंदर इतने बाल विवाह होते हैं कि गिनने में भी जो है नहीं आते हैं, और सरकार जानबूझकर भी, जानने के बावजूद भी जो है वो अनजान जो है वो बनने की कोशिश करती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली चाइल्ड मैरिज जो है वो एक पॉवर्टी के साइकिल में आप लोगों को घुमाती रहती है, क्योंकि बच्चे हो जाएंगे। देखिए, चाइल्ड मैरिज है, वो समझ नहीं पाएगा। जब वो समझदार होता है, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद में उन बच्चों का पालन पोषण करता है, उसके पास में इनकम का कोई इतना सोर्स रहता नहीं है, ऑलरेडी उसके ऊपर बर्डन जो है क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और उसका थिंकिंग लेवल वो नहीं बन पाता है जिसमें वो कोई बिजनेस कर सके, किसी गवर्नमेंट जॉब की वो तैयारी कर सके। उन बच्चों को पालने पोसने में उनमें ही जो है वो पूरा हो जाता है, एक पॉवर्टी के साइकिल में जो है वो घूमता रहता है। क्योंकि जैसे जिम्मेदारी आती है, पैसा होता नहीं है, वो उधार लेता है, उस उधार पैसे को चुकाने के लिए वो काम करना शुरू करता है, और एक लो लेवल के काम पर ही वो हमेशा पूरी जिंदगी जो है वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन चाइल्ड मैरिज क्या है कि मनुस्मृति इस बारे में क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि यदि पिता अपनी बेटी के यौवन प्राप्त करने के 3 साल के भीतर उसकी शादी करने में विफल रहता है तो उसने अपने दम पर जीवन साथी ढूंढ सकती है। ठीक है, मनुस्मृति सबसे पुराने और शुरुआती टीकाकारों में से एक, मेधा तिथि 8 साल की एक लड़की की शादी के लिए जो है वो सही उम्र है। अब देखिए, ऐसी जो है कई ग्रंथों में जो है लिखी हुई बातें हैं, और आप लोग जो है इन पर डायरेक्टली बिलीव तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर कई बार उनका गलत तरीके से मैनिपुलेशन भी किया जाता है। तो हम लोग केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसमें जो है इसको केवल पढ़ाई के हिसाब से ही देखिए ना, देखना इसको। ऋग्वेद में गर्भधन का उल्लेख है। ठीक है, गर्भधन मतलब कि जब पुत्र प्राप्ति या पुत्री प्राप्ति होती है तो उसका उल्लेख किया गया है। यह उन 16 संस्कारों में से पहला है जो एक हिंदू से करने की उम्मीद की जाती है। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज, जो कि 350 टू 90 ईसा पूर्व उस समय जो है इन्होंने लिखा था कि दक्षिण भारत में पांडियन साम्राज्य की महिलाएं 6 साल की उम्र में बच्चों को जन्म देती हैं। क्या बात है, देखिए ऐसे ऐसे तथ्य जो है वो इंडिया के अंदर हिस्ट्री के अंदर काउंट होते हैं। लगभग 7 शताब्दियों के बाद फारसी पॉलीमैथ अल बरून ने लिखा कि भारत में बाल विवाह जो है वो प्रचलित है। मतलब पहले के यात्री जो है वो इतना अच्छे से लिख पा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें हम लोग, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर जो कॉलोनाइज स्टेट्स हैं वहां पर 1861 और 1891 के सहमति अधिनियमों की आयु वैवाहिक अधिकारों में सुधार लेकर आई है। 1861 के अधिनियम ने योग संभोग के लिए न्यूनतम यानी कि 10 वर्ष आयु रखी थी। मतलब वहां पर 1861 के जो इनके ब्रिटिश काल के जो नियम थे वहां पर 10 साल जो है वो ये रखा गया कि ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उस समय ही जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब तो हमने काफी जो है इसमें सुधार कर दिया है। द हिंदू इंटेलिजेंटिया अपोज्ड राइजिंग द एज ऑफ 12 ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेटेड नॉर्म्स रिलेटेड टू गर्भधन, है ना। तो यहां पर एज जो है फिर उसको बढ़ाकर 12 साल कर दिया गया गर्भधन का। तो ये बेसिकली क्या है कि मॉडर्न इंडिया के अंदर आज तो बिल्कुल बहुत कम हो चुका है। रुकमाबाई मामले में एम जी रानाडे और बहराम जी मेहरबान जी मालाबारी जैसे समाज सुधारकों के अभियान को नई गति जो है वो दी गई है। रुकमाबाई ने अपनी शादी को औपचारिक रूप देने से इनकार कर दिया था, जो तब हुई थी जब वह 11 साल की थी। ठीक है, चलिए, भारत की स्वतंत्रता के समय न्यूनतम विवाह योग्य आयु महिलाओं के लिए 15 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 वर्ष थी। 1978 में सरकार ने इसे बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया था। तो 1978 में सरकार ने इस उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। तो 1978 में जो लड़कियों की उम्र है वो 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। क्या वाकई में एज जो है, एज फैक्टर वो वाकई में डिपेंड करता है कि 18 वर्ष ठीक है? क्योंकि 18 वर्ष ही क्यों है, ये भी तो अपने आप में चर्चा का विषय है। क्यों ना इसको लड़कियों के लिए 21 वर्ष कर दें, लड़कों के लिए 25 वर्ष कर दें, हो सकता है ना, मे भी पॉसिबल। तो 18 वर्ष ही क्यों है? देखिए, इसमें रिसर्च बहुत सारी काम करती हैं, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। केवल हम लोग अभी जो है आसाम के लॉ की तरफ अभी बढ़ने वाले हैं। तो 2008 में विधि आयोग की एक रिपोर्ट जो है लेकर आया, जिसमें कहा गया कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि दोनों उस समय नागरिक के रूप में मतदान करने योग्य माने जाते हैं। पॉक्सो एक्ट की बात करें 2012 का,
एक नाबालिग और एक वैक्स के बीच यौन संबंध जो है वो अपराध माना जाता है। कानून नाबालिग की सहमति को वैध जो है वो नहीं मानता है ना। तो पॉक्सो एक्ट आप लोग जानते हैं बच्चों के लिए है, सेक्सुअल ऑफेंस के लिए बनाया गया 2012 के अंदर। तो अब सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो इज नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल जो है वो एक ये पूरा का पूरा अपराध होता है। ठीक है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 एक अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्व लागू करती है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को संदेह होता है या किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध होने का ज्ञान होता है तो इसकी रिपोर्ट पुलिस या उस जो है किशोर पुलिस इकाई को जो है यूनिट के अंदर वहां पर कर सकते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंदर बनाया गया था। बाल विवाह अवैध है लेकिन शून्य नहीं है, इसके बजाय वे अवयस्क पक्ष के विकल्प पर शून्य करनी है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग इसको, ये लॉ क्या कहता है कि चाइल्ड मैरिजेस आर इलीगल बट नॉट वॉइड। समझ रहे हैं आप लोग, इलीगल तो है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुए पूरी तरीके से। ठीक है। तो बेसिकली बाल विवाह सरकार की नजर में अपराध है, लेकिन फिर भी सरकार के नजर के नीचे जो है वो कई बाल विवाह होते हैं। सरकार पूरा प्रयास करती है रोकने की, लेकिन कई बार प्रशासन जो है वो इसमें हाथ खड़े कर देता है, कुछ भी जो है हो नहीं पाता है। इस अधिनियम में महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है, जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष जो है वो इसमें निर्धारित करता है। यह सजा किसी भी बाल विवाह को करने, संचालित करने, निर्देशित करने या उकसाने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू। 2021 में केंद्र सरकार ने सभी धर्मों में महिलाओं के लिए प्रबंधित आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ाने के लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जो है विधेयक 2021 पेश करने की मांग की। हालांकि इसकी जांच जो है वो कर रहे हैं संसदीय पैनल ने, अभी तक इस पर रिपोर्ट जो है वो पेश। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जया जेटली समिति की स्थापना जो है की गई और उसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें लिखा गया कि जितने भी यानी कि मैरिजेबल एज फॉर वुमेन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 18 टू 21 ईयर ऑफ एज इन लाइट ऑफ फैक्टर लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो भी शिक्षा है या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रजनन स्वास्थ्य है, इस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए और 18 वर्ष से 21 वर्ष जो है उम्र की जानी चाहिए। विवाह के लिए सहमति पर संयुक्त राष्ट्र जो है वो कन्वेंशन भी हो चुका है, इस पर जो है न्यूनतम आयु के लिए बताया भी गया था। इसके साथ में ही विवाह का पंजीकरण 1962 एक अधिनियम जो है वो भी बनाया गया। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय जो है वो भी हुआ था, कन्वेंशन भी हुआ था 1979 में। बीजिंग घोषणा जो है 1995 में, उसमें भी जिक्र किया गया। ठीक है। तो ये बेसिकली असम के द्वारा ये जो नियम बनाया गया है ये बहुत कड़ा नियम है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी अब ये ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। ठीक है। तो बस इन सभी जो मैंने एग्जांपल्स आप लोग को बताए हैं, इसी के बेसिस पर असम ने जो है वो अपना कानून बनाया है, मतलब कानून को और कड़ा कर दिया, मतलब हम बारीकी से जो है नजर रखेंगे। चलिए बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं, इंडिया और कतर के बीच में और भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हम लोग बात करेंगे। क्या मिनोमिक्स है, इंडिया साउथ कोरिया टाइज क्या है, इंडिया कतर के बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 2023 भारत और कतर के साथ साथ भारत दक्षिण कोरिया के बीच जो राजनयिक संबंध है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसके 50 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है। तो यू मे रिमेंबर एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन यूजिंग द कीवर्ड, जैसे हम लोग एक वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं PEDCAP, पैड कैप। तो पैड कैप में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिफेंस, कल्चरल जो है आर्ट और पीपल, इनको मिलाकर जो है वो कतर और साउथ कोरिया के साथ में रिलेशन जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो बायलैटरल काउंसलर रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड इन 1962 एंड अपग्रेडेड टू डिप्लोमेटिक टाइज। ठीक है, इन 1973। तो बेसिकली जो साउथ कोरिया के साथ में टाइज हैं वो 1962 1973 के अंदर जो है वो काफी सारे टाइज किए गए थे। इस अवसर पर एक पैदल यात्रा वाराणसी के जो है सारनाथ से शुरू होगी और भारत दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने और भगवान बुद्ध के मार्ग का पता लगाने के लिए नेपाल से होते हुए श्रावस्ती में समाप्त होगी। मतलब 50 साल पूरे हो चुके हैं भारत और साउथ कोरिया के रिलेशंस के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। तो हमने एक आयोजन जो है वो रखा है कि 108 बौद्ध भिक्षु जो है वो पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप जो है वो भगवान बुद्ध के, यानी कि जहां जहां उन्होंने, आपको पता है कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, इन सब की खोज करने के लिए वो अपने घर से निकले थे। और सिद्धार्थ जो है उनके बचपन का नाम भी था और वो किस मार्ग से जो है वो उपदेश देने के लिए पहुंचे थे, ये तमाम बातें जो है ये 108 साधु जो है इसकी खोज करेंगे। ये केवल इसीलिए है कि 50 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है। साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है। इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन, है ना। तो ये जो है ना, नॉर्थ कोरिया डरता नहीं है किसी से, क्योंकि देखिए कहता है कि नॉर्थ कोरिया की हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इस रणनीति के ऊपर काम करता है नॉर्थ कोरिया। ठीक है।
तो साउथ कोरिया के साथ में हमारे रिलेशंस जो हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, अच्छे हैं, तो हम लोग आगे भी जो है इन रिलेशंस को निभाते रहेंगे। हमने कतर के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कतर के बारे में ऑलरेडी हम लोग 1 to 7 फेब का जो लास्ट वीक का सेशन था उसमें हम लोग बात उसके बारे में कर चुके थे, इसलिए मैंने जो है उस सेशन को थोड़ा सा हटाया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, तो चाइना जो है उसकी बॉर्डर भी टच होती है नॉर्थ कोरिया से, और फिर जापान इसका नजदीकी कंट्री है। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 356 के बारे में कि अनुच्छेद 356 क्या कहता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में कहता है। क्या वाकई में एक देखिए मैं आपको एक सरकारी आयोग बताता हूं। एक जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था और सरकारी कमीशन जो है उन्होंने कहा था कि ये जो 356 से आर्टिकल इसका मिस यूज जो है वो हो सकता है, इसलिए तो मिस यूज को कैसे अवॉइड करें उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर 356 के यूज के मिस यूज के लिए बारे में जो है जिक्र किया है और ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं और जिनके अंदर क्या हो जाता है, आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंशियल रूल इसका मिसयूज होता है। इन्होंने जिक्र भी किया कि 1975 के अंदर जब जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी जो है कई बार इसका मिसयूज किया था, लेकिन बस इन्होंने इनडायरेक्टली कहा, डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बोला कि पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने काफी इसका जो है मिसयूज कर लिया है। मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्य के किसी भी यानी किसी भी और सभी कार्यों को संभालने की जो है अनुमति देता है बाय प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, तो आप लोगों ने जब पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसका सेक्शन था 93, उसी को जो है वो कन्वर्ट किया गया था राष्ट्रपति शासन के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसको पहले स्टेट इमरजेंसी के रूप में जानते थे। तो ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से जब भी कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर होता है इन एनी स्टेट, देन वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल जो है उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर ये एक बार लागू हो गया है तो 6 महीने तक जो है वो लगातार जारी रहता है, फिर इसको 1 साल तक बढ़ाया जाता है और ऐसे करते करते लगातार जो है हम लोग 3 साल तक इसको लगातार जारी रख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है उसकी वो 3 साल है। और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल किस आधार पर लगता है, तो आधार इसका क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर इन स्टेट एंड एनी पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, चलिए फिर देखिए, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया, जिसमें संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक जो है नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि वह राष्ट्रीय आपातकाल मामले में ना बढ़ जाए। मतलब ये जो एक आप लोग 1 साल देख रहे हैं ये कॉमन है। फिर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन वो कह देते कि इलेक्शन करवाना संभव नहीं है, 3 साल तक जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल की होती है। ठीक है, चलिए, तो भारत का चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभा चुनाव कराना में कठिनाई है, तो वो 3 साल तक जो है मैक्सिमम लिमिट मैंने आपको जो है वो बता दी है। ठीक है, लेकिन क्या इसका मिसयूज है? बिल्कुल है, क्योंकि आप लोगों ने आर्टिकल 356 तो पढ़ा है, लेकिन 365 जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। भाई 365 जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर गवर्नर ये रिकमेंड कर दें राष्ट्रपति को कि यहां पर इस स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर जो है वो हो चुका है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर द प्रेसिडेंट विल अप्लाई प्रेसिडेंशियल रूल इन दिस स्टेट, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और राष्ट्रपति जो है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बेसिस पर जो है उनकी एडवाइस पर वर्क करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है वो एक पॉलिटिकल पूरी की पूरी कमिटी है, जैसे वो एडवाइस करेगी वैसा वैसा राष्ट्रपति मानेंगे। तो वो अपने प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो है ऐसी एडवाइस करते हैं अमूमन कि आर्टिकल 356 का जो है वो मिसयूज होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इससे काफी हताहत होती है, काफी ज्यादा परेशानी आ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लग जाती है। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई भी इसके अंदर जो है उत्तरदायित्व नहीं होता है। बेसिकली पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास में चल जाता है और राज्य का इसमें कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन बस ये है कि अगर हम लोग इसका मिसयूज करते हैं तो फिर एक डेमोक्रेसी पर पूरा का पूरा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो क्रिएट होता है। सरकार के ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो क्रिएट होता है। अब इसको अवॉइड कैसे करें, तो 1983 में सरकारी आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन में ये कहा कि केवल एक्सट्रीम पोजीशंस के अंदर ही, एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती हैं वहां पर ही जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं लगाया जाना चाहिए। फिर 1994 का बम्बई जो केस था उसमें भी, क्योंकि इसमें आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया ही गया था, वैसे डिफाइन तो नहीं है लेकिन इसमें जो है उसको जगह दी गई थी। तो उसी मामले में जो है ये भी कहा गया था कि राज्य सरकार को
अगर बर्खास्त कर रहे हैं तो पहले आप लोगों को कुछ सख्त नियम जो है, कुछ कार्रवाई वो कर लेनी चाहिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे लेके आइए, फिर उसका जो है जुडिशियल रिव्यू करवाइए, तो बहुत सारा जो है वो उसके अंदर प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद में आप राष्ट्रपति शासन लगाओ ताकि इसका मिसयूज ना हो पाए। ठीक है? तो ये अमूमन देखा जाता है कि केंद्र सरकार जब राज्यों के अंदर कैसा भी पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना चाहती है तो वो उसका मिसयूज जो है वो लेना शुरू कर देती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी मशीनरीज हैं इसका वो अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो है वो यूज लेना शुरू कर देती है। चलिए आगे बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 105 में कि संसद में बोलने की आजादी की सीमा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला इसमें सुनाया है। क्या संसद में हर किसी को बोलने की आजादी है, कुछ भी बोलो, जो मन में आए वो बोलो? बताइए, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या कंसर्न है, क्या कंक्लूजन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ अपोजिशन लीडर्स जो हैं उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जो स्पीच होती है राष्ट्रपति की, उस पर धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है, थैंक्स जो मोशन होता है, उसके ऊपर जो है कुछ हिस्से हटाने का विरोध जो है वो कर रहे थे कि भाई इसमें से कुछ हिस्सा जो है हटा दीजिए। तो वो जो है कुछ शब्दों का ऐसा यूज कर रहे थे जो कि नहीं करना चाहिए। इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। तो अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द स्पीचेस इन द पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड एंड द पब्लिसिटी अवेलेबल वर्जन ऑनलाइन, इट आल्सो मीन्स दैट every individual, including MPs, who shared the speech as was delivered by an MP on the floor of the House in the breach of privileges of Parliament. तो बेसिकली संसद के अंदर उनको जो प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं उनका वो उल्लंघन करते हैं, कुछ भी जो है वो बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बेसिकली बात क्या हुआ था वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं आप लोगों को कर देता हूं। देखिए बात बेसिकली क्या है, कंसर्न बेसिकली क्या है कि जब भी हर साल जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो बजट के प्रेजेंट होने के साथ ही जो है वो राष्ट्रपति एक स्पीच देते हैं जिसको थैंक्स, स्पीच ऑफ थैंक्स जो है वो हम लोग कहते हैं। और जैसे ही वो प्रस्तुत किया गया तो कई सारे अपोजिशन लीडर जो थे उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ जो है चीजों को हटा देना चाहिए, और उस पर ही जो है वो बहुत ज्यादा बातचीत जो है वो होने लगी। जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी वहां पर बोलने लग गए थे। ठीक है? तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? तो सबसे पहले एक तो कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव फॉर पार्लियामेंट, मतलब संसद के प्रति उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण स्वीकार नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो उनको रिजाइन जो है वो गवर्नमेंट से देना पड़ता है। और इंडिविजुअल मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं। तो बेसिकली उनको जो है सम्मान करना चाहिए। तो दोनों चीजों के बारे में जो है वो यहाँ पर मैंने बता दिया है, आप लोग इसको जरूर एक बार नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है? हाँ, ये हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन बस आप लोग जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज मत कीजिए। ठीक है? तो टेलीग्राम पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंद्रा 021 इसके साथ में ही जो है दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो जो भी चैनल के ऊपर नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट बी सब्सक्राइब स्टडी ग्लोस। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।